नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। स्वागत है आपका 4:30 बजे के आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और आज कौन से मुद्दे जो बेहद खास हैं आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, एक बार आपको उनके बारे में भी फटाफट बता देते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ जो मुद्दे हैं, आज इन पर चर्चा हम करने वाले हैं। चाहे हम बात अमेरिका की करेंगे, उनके टैरिफ की बात वहां पर करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भाई गाजा को लेकर अब क्या कुछ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो तो कहते हैं कि भाई ये पूरा इलाका साफ होगा, लोग बाहर जाएंगे तभी कोई डेवलपमेंट होगी। इस वाली विषय पर भी हम चर्चा लगातार करेंगे। और फिर टैरिफ वॉर पर क्या नया अपडेट है ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एस जयशंकर पर जिस तरीके से खालिस्तानियों ने एक घात लगा के हमला करने का प्रयास किया था, अचानक गाड़ी के सामने कूद गए थे, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया था, वो कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी। अब आगे क्या एक्शन होने वाला है इसको भी आज हम आपको समझाएंगे। और कैसे एक गाना उनको भारी पड़ गया, हिजाब को लेकर एक गाना गाना इतना मुश्किल पड़ गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सभी मुद्दे आज छाए रहेंगे जिनके बारे में आपको विश्लेषण के साथ हम यहां पर आकलन करके बताएंगे। चलिए आते हैं पहली खबर पर, बात करेंगे लंदन की। जी हां, चलिए ये मुद्दे थे जिनके बारे में आज हम आपको अवगत कराएंगे। अब लंदन की बात। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया। अचानक आके ये कूद पड़े, उनकी कार को रोकने की कोशिश इन्होंने की खालिस्तानियों ने, और उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी भी की। तिरंगे का अपमान किया गया, भारतीय झंडे को फाड़ने की कोशिश की इन्होंने। देखिए जरूरत कितनी कर रहे हैं ये। भारत ने विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई इस बड़ी लापरवाही की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की लंदन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह के उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का पालन करेगी। दरअसल ये घटना तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वहां से निकल रहे थे। और ये आप तस्वीर भी देखिएगा, अचानक से एक खालिस्तानी उनके सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और उसने तिरंगे को फाड़ने की कोशिश वहां पर की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पकड़कर वहां से हटा दिया। बता दें कि पिछले कुछ सालों में कनाडा हो, ब्रिटेन हो, इन जैसे मुल्कों में खालिस्तान समर्थक कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। खालिस्तानी समर्थक आए दिन यहां कुछ ना कुछ भारत विरोधी गतिविधि करते रहते हैं। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों का ये प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं है। साल 2023 में खालिस्तानी समर्थकों ने इंडियन एम्बेसी में घुसकर उत्पात मचाया था, इस पर लगे तिरंगे का अपमान किया था, उसे उतारने की कोशिश की थी, एम्बेसी के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए थे। ब्रिटेन में जिस वक्त ये सब हुआ उस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री थे। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उपद्रव किया था। तो अब ये ताज़ा मामला जहां लंदन में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। एस जयशंकर की जो गाड़ी है उसके आगे आके खड़ा हो गया था। वो तो पुलिस जो थी एक्टिव मोड पर थी, उन्होंने उसको हटा दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक के रूप में देखा जाना चाहिए। और आखिर ब्रिटिश पुलिस कह लीजिए, लंदन की पुलिस कह लीजिए, क्या इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग वहां पर जो आतंकवादी हैं वो वहां पर रहेंगे और वो उनसे जो देश को खतरा है वो बना रहेगा। इस वक्त चाहे आप कनाडा की बात कर लीजिए, चाहे ब्रिटेन की बात कर लीजिए, चाहे इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे खालिस्तानी आतंकवादियों की बात हो, ये सब वहां पर एक्टिव हैं और ये बिल्कुल उस देश के लिए भी खतरनाक है। तो ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, एक तरफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गाड़ी के उस तरफ, रोड के उस तरफ, और जैसे ही एस जयशंकर जी बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, तो एक आतंकी, एक खालिस्तानी जो है वो उनके आगे पहुंच गया, विरोध करने के लिए आगे पहुंच गया और झंडे को फाड़ने का प्रयास ये करने लगा। वहां तो मौजूद थी ये पुलिस, जो पुलिस बल मौजूद था, उनके चलते, उनकी मुस्तैदी के चलते उसको रोक लिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में, जिसको दोबारा अगर ऐसा ना हो तो इनको एक मिसाल पेश करनी होगी वहां की पुलिस को, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां और एक्शन बेहद आवश्यक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। ईरान के सत्ता विरोधी सुप्रसिद्ध गायक मेहदी याराही को हिजाब विरोधी गाना गाने के लिए 74 कोड़े मारे गए हैं। जी हां, 74 कोड़ों से उनको पीटा गया है, मारा गया है। याराही ने महिलाओं के लिए देश के सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपने गीतों के जरिए महिलाओं की आवाज उठाने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा था। इस मामले को खत्म करने के समझौते के तहत उन्हें कोड़े मारे गए हैं। अब इतने कोड़े मारे जाएंगे तो आदमी तो मर ही जाए। याराही ने सितंबर 2023 में योर हेडस्काफ नाम से हिजाब विरोधी गाना रिलीज किया था। गाना ईरान के हिजाब विरोधी आंदोलन विमेन लाइफ फ्रीडम की पहली वर्षगांठ पर आया था। इस गाने से नाराज ईरानी शासक ने जनवरी 2024 में उन्हें विरोधी गीत जारी कर गैर कानूनी तरीके से काम करने का दोषी ठहरा दिया था। उन्होंने हिजाब आंदोलन के दौरान भी गाने लिखे थे जो काफी लोकप्रिय हुए। इंस्टाग्राम पर याराही के 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन से फॉलोअर्स ज्यादा हैं। दोषी पाए जाने के बाद याराही को 1 साल जेल की सजा हुई, लेकिन बाद में उन्हें जेल से रिहा करके इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखा गया है। दिसंबर के बाद से वो आजाद हैं। याराही की जमानत राशि 15 अरब टोमन थी, जिसे किसी तीसरे पक्ष ने भुगतान किया था। इस राशि की वापसी की एवज में कोर्ट ने ईरानी गायक को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई। कोड़े की सजा को लेकर याराही ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि मैं 74 कोड़ों की सजा पाने के लिए तैयार हूं। हालांकि मैं इस अमानवीय यातना की निंदा करता हूं, लेकिन मैं इस सजा को रद्द करने का अनुरोध नहीं करूंगा। ईरान की सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए अब भी मध्ययुगीन शैली की कोड़े मारने की सजा दे रही है, जिससे ईरान की सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैल गया है। अब ये कब तक कोड़े मारेंगे, कब तक इनकी ऐसी सरकारें चलती रहेंगी और ह्यूमन राइट वाले अब कब आवाज उठाएंगे। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की और उनके टैरिफ यानी टैक्स लगाने की जो उनकी आदत है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस में दोबारा इस वादे के साथ आए थे कि वो महंगाई कम करेंगे और वर्किंग क्लास की इनकम को बढ़ाएंगे, आम आदमी की इनकम को यानी पैसों को बढ़ाएंगे। लेकिन कनाडा, मेक्सिको, चीन समेत दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका में थोड़े समय के लिए महंगाई बढ़ सकती है। इस बात को लेकर अमेरिका के लोग और ट्रंप के वोटर्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई ये धोखा हो गया है क्या। अमेरिका के रिटेलर्स पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको से माल खरीदकर अमेरिका में बेचते हैं। दोनों देशों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जिसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है। कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ के बाद अमेरिकी रिटेलर्स को भी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि उनके लिए कनाडा और मेक्सिको से सामान खरीदना बहुत महंगा हो जाएगा। अमेरिका की बड़ी रिटेल कंपनी टारगेट कॉर्पोरेशन सर्दियों में फलों और सब्जियों के लिए मेक्सिको पर निर्भर है। कंपनी के सीईओ ब्रायन कॉर्नेल का कहना है कि इस हफ्ते में उन्हें फल सब्जियों की कीमतें बढ़ानी होंगी। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें कम से कम बढ़ाएं, लेकिन हमें यह कहना है कि एकाध दिनों में हमारे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। 25% टैरिफ लगेगा तो कीमतें ऊपर ही जाएंगी। ट्रंप ने जहां कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाया है, वहीं चीन पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया है। विदेशों से खरीदे जाने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप का तर्क है कि इससे दूसरे देशों की कंपनियां अमेरिका में आकर अपना प्रोडक्ट बनाने की सोचेंगी, क्योंकि ये आकर प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई टैरिफ नहीं देना होगा यहां पर, और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और नौकरियां बढ़ेंगी। लेकिन ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका के आम लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि इससे देश में महंगाई और बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है। अमेरिकी लोग सोशल मीडिया के जरिए टैरिफ को लेकर ट्रंप पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। चलिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, हमास की बात करते हैं। फिलिस्तीनी बॉर्डर पर गाजा की रक्षा के लिए साल 1987 में हमास का गठन किया गया था। हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब 38 साल बाद हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ 5 मुस्लिम देशों ने भी
हमास के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है। कहा जा रहा है कि हमास का जिस तरीके से विरोध हो रहा है उससे आने वाले दिनों में उसके जो अस्तित्व है उस पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की बात चल रही है, लेकिन हमास इजरायली शव को छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जो आखिरी बार चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शव नहीं छोड़े तो एक भी हमास का लड़ाका धरती पर नहीं दिखेगा, यानी छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इजराइल के लड़ाके शांति अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम उसे खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चेतावनी को अब हमास कितनी गंभीरता से लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हमास ट्रंप के निशाने पर आ गया है उससे उसके बचने की संभावनाएं अब बेहद कम हो गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इयाम जमीर को नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया है। कुर्सी संभालते ही जमीर ने हमास को खत्म करने की कसम खा ली है। जमीर शुरू से ही गाजा ऑपरेशन में अहम भूमिका में रहे हैं। जमीर जब सेना में आए थे उसके 4 साल बाद हमास का गठन हुआ था। जमीर ग्राउंड पर हमास के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चला भी चुके हैं। ऐसे में जमीर का नया सैन्य प्रमुख बनना हमास के लिए बेहद चिंताजनक है। जमीर अगर अग्रेसिव तरीके से एक्शन लेते हैं तो हमास का जो खात्मा है वो तय माना जा रहा है, हमास बच नहीं पाएगा। फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है जबकि इजराइल यहूदी। फिलिस्तीन को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अरब के 5 मुस्लिम देशों ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें हमास को खत्म करने की बात कही गई है। गाजा जो विकास की बात जब कही जा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें कहते हैं कि भाई अब अगर इसको करना है ठीक तो इसको पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा, उसको पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा और मिट जाएगा हमास का नामो निशान, क्योंकि 9 महीनों में होगा हमास लड़ाकों का अंत। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन इस समय अवैध प्रवासियों, इस्लामी कट्टरपंथ, आतंकवाद और ग्रूमिंग गैंग्स के आतंक से करा रहा है। ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में लगातार आपको हम सुदर्शन न्यूज पर दिखाते हैं, चाहे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, चाहे जनमत में, क्योंकि ये मुद्दा वो है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जाता है। ये मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स हैं। पाकिस्तान से खास तौर पर यह सामने आया था कि वो ब्रिटेन में एक्टिव हैं। उसके आतंक से करा रहा है। लंदन की सड़कों पर कानून और व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? संसद में इफ्तार पार्टी आयोजित कर रही है। यह काम है सरकार का। हाँ, वही मुसलमान जो ब्रिटेन में दंगे कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, वही समुदाय जो ग्रूमिंग गैंग्स और कट्टरपंथी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, उन्हीं के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्या ये ब्रिटेन के असली नागरिकों के साथ धोखा नहीं है? ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अकेले लंदन में 6 लाख से अधिक अवैध प्रवासी रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से आए हैं। ये कौन है? यही लोग इंग्लिश चैनल पार करके गैर कानूनी तरीके से देश में घुसते हैं। यही लोग अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं और यही लोग ब्रिटेन के मूल नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। आतंकवाद से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए 94% अपराधी पुरुष थे और उनमें से अधिकांश अवैध प्रवासी, इल्लीगल माइग्रेंट्स। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इन्हीं लोगों को खुश करने के लिए संसद में इफ्तार पार्टी आयोजित कर रही है। क्या ब्रिटेन अब अपने ही दुश्मनों को गले लगाने के लिए मजबूर हो चुका है? ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के पुरुषों पर ग्रूमिंग गैंग्स चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सैकड़ों नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ है। रेप के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार चुप रही। क्यों? क्योंकि उन्हें इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगने का डर था और अब उसी समुदाय के लिए संसद में इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। क्या ये ब्रिटेन की बहुसंख्यक जनता के साथ गद्दारी नहीं है? 1000 सालों में पहली बार विंडसर कैसल में सार्वजनिक इफ्तार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन जो कभी ईसाई परंपराओं और मूल्यों का गढ़ था, अब क्या इस्लामी परंपराओं के सामने घुटने टेक चुका है? क्या आने वाले समय में बकिंगम पैलेस भी इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक चलाया जाएगा? ब्रिटेन की बहुसंख्यक जनता को अब जागना होगा। सरकार अगर इसी तरह तुष्टीकरण करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन में शरिया कानून लागू करने की मांग उठने लगेगी। क्या ब्रिटेन अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने के लिए तैयार है? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाए और अपने देश को इस्लामीकरण की चपेट में आने से बचाए। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कौन से देश में एयरफोर्स ने अपने ही इलाके में
में बम गिरा दिए। खबर का रुख करते हैं। किम जोंग उन के उत्तर कोरिया के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में जुटे दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट्स ने गुरुवार को अपने ही नागरिकों पर बम के गोले बरसा दिए गलती से। वो देखिए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बम दागे हैं, वायुसेना के द्वारा दागे गए हैं। वायुसेना की इस एक्टिविटी से दक्षिण कोरिया में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ है कि भाई F-16 लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भर रहा था। इसी दौरान विमान से MK-82 मॉड्यूल के 8 बम गलती से नीचे गिर गए। अब कितनी बड़ी गलती हो सकती है। देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस गलती की वजह से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरे प्रकरण में वायुसेना ने बयान जारी किया है। वायुसेना का कहना है कि उसे पता ही नहीं चला कि ये बम गिरे तो गिरे कैसे। वायुसेना ने मामले की जांच की बात कही है। फाइटर जेट से बम गिरने की घटना दक्षिण कोरिया के पोचियन शहर में हुई है, जो उत्तर कोरिया की सीमा के बेहद करीब है। हालांकि वायुसेना की जो अधिकारी हैं लोकेशन को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। माफी मांगने वाले अधिकारियों ने ये जानकारी नहीं दी है कि आखिर बम धोखे से किस जगह पर गिरा। स्थानीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इस हादसे की वजह से 7 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। घटना की वजह से 5 नागरिकों और 2 सैनिकों की जैसे बुरी तरीके से हालत जो है गंभीर है, वो घायल हो चुके हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि वे दक्षिण कोरिया के चक्कर में हमें प्रताड़ित करने की कोशिश ना करे। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। दक्षिण कोरिया अभी सियासी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहां लोग नई सरकार और नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कैसा वायुसेना के बारे में कहा जाए जो अपने ही क्षेत्र में 8 बम गिरा दे, अपने ही लोगों को घायल कर दे। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका में इन दिनों हर दुकान पर अंडे बहुत महंगे हैं या फिर उपलब्ध ही नहीं है। हालात ये आ चुके हैं कि सुबह के नाश्ते में परोसे जाने वाले अंडा देश के सदन की बहस का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की अगर बात करें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कांग्रेस में दिए अपने भाषण में अंडों की बढ़ती कीमत का जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को ठहरा दिया है। अंडों की कीमत आसमान छूने के बाद लोगों ने मुर्गी पालन जो है उसका काम शुरू कर दिया है। जब अंडे महंगे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान हैं। अब ये मामला जो है ये अमेरिका में परेशान कर रहा है लोगों को। इस परेशानी को दूर करने के लिए अमेरिका में रेंट द चिकन जैसी योजना चलाई जा रही है, जिसमें मुर्गियों को लोग किराए पर ले रहे हैं और उनसे अंडे निकाल रहे हैं। योजना में 2 से 4 अंडे देने वाली मुर्गियां, उनका चारा आदि शामिल हैं। 2 मुर्गियों का किराया 6 महीने के लिए करीब 43,000 रुपए और 4 मुर्गियों का किराया 83,000 रुपए है। वहीं देश में इस समय एक अंडे की कीमत करीब 36 रुपए है। इस बढ़ी हुई कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा जो बाइडेन ने अंडों की कीमतों को नियंत्रण से बाहर होने दिया। साथ ही कहा कि अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देश भर में अंडों और पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू के कहर के चलते हाल ही के महीनों में ये परेशानी हुई है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।